हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि फयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के साइंस की, जिसमें हमारा चैप्टर 4 चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी कि परमाणु की संरचना की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। ओके, तो इससे पहले जितना भी आपने इस चैप्टर में पढ़ा है होपफुली उसे अच्छे से रिवाइज किया होगा। इसी चैप्टर में अब कुछ और नए टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। तो हमने परमाणु की संरचना की बात की थी। परमाणु आपका क्या होता है? तो परमाणु वो इकाई थी जिससे कि कोई भी पदार्थ आपका बना हुआ है। ठीक है, तो उसमें हमने कहा था कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स होंगे, आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है, ये बात की थी। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से क्या निकल कर आया था? इलेक्ट्रॉन निकल के आया था। देन एनोड रे एक्सपेरिमेंट हुआ था, उससे क्या पता चला था कि कोई पॉजिटिव पार्टिकल भी है, दैट इज प्रोटॉन। ओके, तो प्रोटॉन वहां होगा। फिर इलेक्ट्रॉन के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी कि इलेक्ट्रॉन आपका निगेटिव चार्ज उस पर होता है, द्रव्यमान उसका नेग्लिजिबल माना जाता है कि किसी प्रकार का उसमें द्रव्यमान नहीं है, और क्या कहते हैं, ये न्यूक्लियस के बाहर कहीं होता है इससे। ठीक है, न्यूक्लियस में नहीं होता, ऐसे हमने इसमें पढ़ा। फिर हमने एटॉमिक मॉडल पढ़े। एटॉमिक मॉडल में थॉमसन का एटॉमिक मॉडल पढ़ा, जो कि किसकी भांति था? एक तरबूज की भांति उसको मान लिया था थॉमसन ने। और क्या कहा था? जिस प्रकार तरबूज में लाल खाने वाला भाग होता है, वैसे ही एटम में क्या होता है? पॉजिटिव पार्ट यानी कि प्रोटॉन होते हैं। और उस लाल खाने वाले भाग में जिस प्रकार काले बीज बिखरे रहते हैं, उसी प्रकार आपके परमाणु के प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए रहते हैं। और ओवरऑल उन्होंने क्या बोल दिया था कि जो परमाणु है वो कैसा होता है? उदासीन यानी कि न्यूट्रल होता है। ओके, तो इतना सारा हमने इसमें पढ़ा था। बाद में इसमें आया था कि उन्होंने बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की व्याख्या वो नहीं कर पाए थे कि कहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्थित है, कहाँ पर प्रोटॉन स्थित है, एग्जैक्टली पोजीशन नहीं बता पाए थे। इसीलिए ये एटम, आप ये जो मॉडल है आपका एटॉमिक मॉडल, वो क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। इसके बाद आपका रेडिएशन के बारे में पता चला, जिसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो इतना सब पढ़ने के बाद फिर नेक्स्ट एटॉमिक मॉडल आता है जो रदरफोर्ड देते हैं। रदरफोर्ड एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जहां पर उन्होंने एक गोल्ड फॉइल ली थी, सोने की पन्नी ली थी, उसमें एक रेडियो एक्टिव सोर्स लिया था जहां से अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डमेंट की। जब अल्फा पार्टिकल की बमबारी इस सोने की पन्नी में की जाती है, तो इससे अलग अलग ऑब्जर्वेशंस उनको देखने को मिलते हैं। तो उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया कि जैसे ही सोने की पन्नी से अल्फा पार्टिकल टकराते हैं, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल उससे पार होकर निकल जाते हैं। वहीं पर कुछ एक दो पार्टिकल ऐसे थे जो उससे टकरा करके वापस आए, और अगर हमने 20,000 पार्टिकल डाले हैं तो उनमें से एक पार्टिकल ऐसा था अल्फा, जो जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से टकरा करके वापस आ जाता है। ठीक है, तो इतना सब पढ़ने के बाद उन्होंने इन प्रेक्षणों से क्या निष्कर्ष निकाला कि ज्यादातर एटम का भाग सोने की पन्नी को, यानी कि वो एटम से मिलकर के बनी हुई है, परमाणु से। ठीक है, तो सोने की पन्नी यानी कि परमाणु, तो परमाणु का ज्यादातर भाग खाली है। इस वजह से उससे ज्यादातर अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे हैं? पार हो रहे हैं। एक अल्फा पार्टिकल कहीं टकरा करके वापस आ रहा है, अल्फा पार्टिकल आपका पॉजिटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिव पार्ट यहाँ कहीं क्या है? एटम के अंदर भी पॉजिटिव चार्ज है, उससे टकरा करके वापस आ रहा है। जब 20,000 पार्टिकल पार हो जाते हैं, एक ही पार्टिकल वापस आता है, दैट मीन्स कि वो एक पार्टिकल किसी ऐसे स्थान पर टकराया है जिसकी जगह बहुत कम है, यानी कि वो पॉजिटिवली ही है। तो यानी उन्होंने क्या निकाला इससे? पूरा उन्होंने मॉडल तैयार किया कि हाँ, एटम के अंदर, परमाणु के अंदर धनावेश भी है, लेकिन उसका आयतन बहुत कम है, कम स्थान पर वो इकट्ठा है। ठीक है, ऐसा उन्होंने बोला। फिर उन्होंने पूरा अपना मॉडल दिया एटम के लिए, जिसमें उन्होंने क्या कहा कि जो परमाणु होता है उसका ज्यादातर जो भाग होता है वो रिक्त होता है, उसमें धनावेश भी है, लेकिन धनावेश की मात्रा कैसी है? मात्रा तो ज्यादा होगी, लेकिन आयतन में अगर हम बोले तो वो परमाणु की तुलना में बहुत कम जगह पर केंद्रित रहता है। ठीक है, और ये केंद्र में रहता है, और उस केंद्र को नाभिक कहा जाता है, ऐसा उन्होंने बोला। फिर उन्होंने कहा कि नाभिक के चारों ओर कक्षक होते हैं, ऑर्बिट जिन्हें कहा जाता है, कक्षाएं, जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना होती है। ओके, तो ये उनका मॉडल था। अब जब हम रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ सिर्फ बार बार इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात होती है, न्यूट्रॉन के बारे में उन्होंने ज्यादा कोई जानकारी नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन आपका, ये न्यूक्लियस है, सपोज एटम का नाभिक है। ठीक है, इसके बाहर कक्षाएं हैं, ये कक्षाएं हैं, इनको ऑर्बिट्स कहा जाएगा।
इनमें आपका इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये घूम रहे हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन आपके घूम रहे हैं कक्षाओं में, और ये घूमते घूमते नाभिक के चक्कर लगा रहे हैं। तो कोई नाभिक है, इसके बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है, यहाँ कहीं एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो एक सर्कुलर पाथ में घूमेगा, वृत्ताकार पथ पर घूमेगा, ठीक है। और हमने यहाँ पर पढ़ा है, फर्दर स्टडीज से प्रूव हुआ था कि आपका इलेक्ट्रॉन कैसा है, निगेटिव चार्ज है, किसी न किसी प्रकार का आवेश उस पे है, आवेशित कण है। जब भी कोई आवेशित कण घूमेगा, ठीक है, या मोशन में जाएगा, गति की अवस्था में जाएगा, तो वो रेडिएशन को इमिट करेगा, यानी कि उसमें एनर्जी का लॉस होगा। जैसे जैसे एनर्जी का लॉस होगा वैसे वैसे ये वृत्ताकार पथ क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा और सर्पिलाकार बनता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये अपनी सारी एनर्जी खो देगा और ये नाभिक में गिर जाएगा, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, जिसको हम कह रहे थे कि इस प्रकार उसने एक समान एक ही कक्षा में घूमना है, अगर ये इलेक्ट्रॉन इस पहली कक्षा में घूम रहा है तो वो उसी में घूमता रहेगा जब तक उसको ज्यादा एनर्जी ना मिले एक्साइट होने के लिए। ये वाला इलेक्ट्रॉन है, यही घूमेगा दूसरी कक्षा में, ये इलेक्ट्रॉन है तो ये तीसरी कक्षा में घूमेगा। लेकिन ये वो बता ही नहीं पाए कि अलग अलग कक्षाएं हैं। उन्होंने कहा कक्षाओं की तरह कुछ है वहां पर, एक ही कक्षा माना उन्होंने जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, यानी ये न्यूक्लियस है और इसके बाहर ये जोन है जहां आपके इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ठीक है। और वो ये नहीं बता पाए कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से घूमना शुरू करेगा तो उसकी एनर्जी का लॉस होगा, एनर्जी क्या होगी, कम होती जाएगी धीरे धीरे, क्योंकि वो रेडिएशन भी इमिट करेगा, ठीक है। तो रेडिएशन यानी कि विकिरण जो वो निकाल रहा है, जिस प्रकार आप क्या करते हैं, जैसे पानी लेते हैं बर्तन में और उस बर्तन को गैस पे रख देते हैं, ठीक है। गैस आपने ऑन कर ली, बर्नर ऑन कर लिया उसका, तो गैस क्या होगी, धीरे धीरे जो आंच है वो आपके बर्तन पे लगेगी। फिर बर्तन के अंदर आपने अगर पानी रखा हुआ है तो वो पानी भी गर्म होगा। आप क्या देखते हैं, जैसे जैसे बर्तन गर्म होता जाता है, बाद में आप उसके बाहर से अगर हाथ लेके जाएं, आप पूरी तरीके से वेसल यानी कि बर्तन को टच ना करते हुए उसके पास अगर हाथ ले जाते हैं तो आपको फिर भी गर्माहट फील होती है। तो वो गर्माहट क्या है, वो रेडिएशन है, विकिरण है, जो कि वो बर्तन उत्सर्जित कर रहा है यानी इमिट कर रहा है, ठीक है, उस हीट को वो इमिट कर रहा है। तो यहाँ ये इलेक्ट्रॉन भी रेडिएशन को इमिट करेगा, ठीक है, एनर्जी को बाहर निकालेगा अपनी, जब वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। तो घूमते घूमते इस प्रकार जब वो एनर्जी लॉस करता जाएगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो नाभिक में गिर गया, ठीक है। और जब वो नाभिक इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा तो वो जो पूरा एटम है वो क्या हो जाएगा, खंडित हो जाएगा, उसका खंडन हो जाएगा। यानी एटम तो किसी प्रकार से स्थायित्व की बात कर ही नहीं रहा है कि एटम स्थायी है या फिर एटम स्टेबल अवस्था में रह सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर एटम बन ही नहीं पाएगा ऐसे में। तो इस चीज की वो व्याख्या ही नहीं कर पाए कि इलेक्ट्रॉन का मोशन किस प्रकार है, और दूसरा न्यूट्रॉन के बारे में नहीं बता पाए। तो जब ये चीजें वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो ये उनकी क्या हो गई थी, कमियां हो गई थी उनकी मॉडल की, कि इतनी सारी चीजें उन्होंने एक्सप्लेन की। वो सही था कि प्रोटॉन आपका कहाँ है, नाभिक में है, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, नाभिक से बाहर है, ये करेक्ट है, ठीक है, ये सही पॉइंट है इसके। लेकिन नाभिक में प्रोटॉन के अलावा न्यूट्रॉन भी है, ये उन्होंने नहीं बताया। और इलेक्ट्रॉन जो आपका घूम रहा है वो एक ही कक्षा में नहीं घूम रहा है, वहां अलग अलग कक्षाएं होंगी, या फिर अगर वो एक ही कक्षा में भी घूम रहा है तो उसके ऊर्जा का क्षरण हो रहा है जिसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो ये सारी क्या हो गई, लिमिटेशन हो गई रदरफोर्ड के मॉडल की। तो यहाँ आपने अलग अलग तरीके से रदरफोर्ड के मॉडल की फिर पूरा मॉडल पढ़ा यहाँ पर, और उसके बाद आती है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां, ठीक है। यानी क्या, जो आपके ड्रॉबैक्स बोल सकते हैं, लिमिटेशन बोल सकते हैं, सीमाएं आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। पहला है, ही एक्सप्लेन दैट द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स, पार्टिकल्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट वुड एक्सपीरियंस एक्सीलरेशन, ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है ना वो घूम रहा है, वेल डिफाइंड पाथ, मतलब बहुत अच्छे पाथ है वहां पर सर्कुलर जिनमें वो घूम रहा है, और वो एक्सीलरेशन में भी है, त्वरण में भी जा रहा है। तो जब चार्ज पार्टिकल त्वरण में जाता है तो फिर वो आपका एनर्जी का लॉस करेगा,
Thus the revolving electron, जो घूमने वाला इलेक्ट्रॉन है, would lose energy, वो क्या करेगा, एनर्जी को लॉस करेगा, एंड फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस, और लास्ट में कहाँ गिर जाएगा, नाभिक में गिर जाएगा. ओके, बट दिस कैनॉट टेक प्लेस as the atom would be unstable and matter would not exist in the form we know. अगर ऐसा होता है, इलेक्ट्रॉन आपका घूमते घूमते नाभिक में गिर जाता है, तो फिर तो कोई परमाणु बन ही नहीं पाएगा, और अगर परमाणु नहीं बन पाएगा तो किसी भी पदार्थ की हम कल्पना ही नहीं कर सकते. क्योंकि अगर मैं ये कह रही हूँ कि ये पेन एक पदार्थ है, तो ये परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है, तो पहले परमाणु का बनना आवश्यक है. लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते नाभिक में गिर गया, यानी परमाणु के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल में ही बैलेंस नहीं आ रहा है, स्टेबिलिटी नहीं आ रही है किसी भी प्रकार से, तो फिर आपका वो परमाणु नहीं बन पाएगा, फिर उसके बाद पदार्थ भी नहीं बन पाएगा. जैसे हम क्या कह रहे थे, अगर ईंट ही ढंग से नहीं बन पाएगी तो आपका दीवार कैसे बनेगी, समझ गए. तो इस प्रकार से इसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे. और इसमें एक पॉइंट आता है जहां पर वो न्यूट्रॉन के बारे में भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे. ठीक है, कि न्यूट्रॉन जैसा पार्टिकल भी एग्जिस्ट करता है एटम के अंदर. ठीक है, जल्दी से इन पॉइंट्स को नोट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे. तो बच्चों क्या पढ़ रहे हैं, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां पढ़ रहे हैं, यानी कि सीमाएं. तो हमने क्या बोला, जो आपके रदरफोर्ड जी ने बताया था, उन्होंने क्या कहा कि ये एटम है, ठीक है, और इसके अंदर क्या है, नाभिक है, ये हो गया नाभिक, न्यूक्लियस. नाभिक में उन्होंने क्या कहा, यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज किस पर होता है, प्रोटॉन पर होता है, तो ये प्रोटॉन हो गया. ठीक है, और इस एटम के बाहर, इस नाभिक के बाहर आपकी क्या है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पाया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज. ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है. तो क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस नाभिक के चारों ओर घूमता रहता है. तो सीमा क्या हुई, उसकी कमी क्या हुई कि वो बता नहीं पाए थे कि अगर ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, चार्ज पार्टिकल घूम रहा है, तो वो एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण बताएगा, त्वरण में जाएगा. धीरे धीरे वो उसकी एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी. एनर्जी उसकी कम होती गई, तो फिर वो पहले जितने बड़े सर्कल में घूम रहा था उतने बड़े सर्कल पे नहीं घूमेगा, तो धीरे धीरे उसका सर्कल यानी कि जो पाथ है वो छोटा होता जाएगा. ठीक है, इस प्रकार. और एक समय ऐसा आएगा कि वो न्यूक्लियस में कहीं गिर जाएगा. समझ गए. आप मान लो ये कोई बच्चा है, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, एक बड़े से ग्राउंड के चक्कर लगा रहा है. ठीक है, क्या होता है, चक्कर लगाने के लिए पहले तो उसमें बहुत एनर्जी होती है. सुबह सुबह वो बिल्कुल अच्छा फ्रेश फ्रूट वगैरह खा के आया है, एकदम पानी वानी सब पी के आया है, तो उसमें बहुत सारी एनर्जी है. तो वो बड़े से रेडियाई का या बड़े से डायमीटर का पूरा गोला, मतलब बहुत बड़े एरिया पे चक्कर लगाएगा, इतने बड़े एरिया में. धीरे धीरे क्या होगा, उसको थकान होगी, तो एनर्जी लॉस होती जाएगी. जैसे जैसे एनर्जी लॉस होती गई, उसका सर्कल छोटा होता गया. ठीक है, अब वो थकने लग गया ना, ये लास्ट में क्या हो गया, वो ग्राउंड के सेंटर में जाके कहीं पे गिर गया, क्योंकि अब उस पर एनर्जी है ही नहीं कि वो और घूम पाए. तो यही इलेक्ट्रॉन के साथ भी हो रहा है. वो पहले बड़े से सर्कल में घूम रहा था, धीरे धीरे उसकी एनर्जी क्या हो गई, इमिट हो रही है, उत्सर्जित हो रही है, या फिर एनर्जी खत्म हो रही है, एनर्जी लॉस हो रहा है, तो वो फिर उसका सर्कल छोटा होता गया. ठीक है, सर्पिलाकार बोलते हैं, इस तरह का उसका पाथ बन गया. और एक समय ऐसा आया कि वो कहाँ गिर गया, आपका सेंटर में, जिसको हम न्यूक्लियस कह रहे हैं, उसमें जाकर के आपका इलेक्ट्रॉन गिर गया. और इससे क्या होता है, इससे पता चलता है कि आपका जो एटम में जब इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा तो एटम के स्थायित्व के बारे में नहीं बता पाएंगे, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एटम समाप्त हो जाएगा. तो इस तरीके से तो कोई भी एटम नहीं बन पाएगा. ठीक है, जब एटम नहीं बन पाएगा यानी परमाणु नहीं बन पा रहा है, तो आपका मैटर यानी कि पदार्थ भी नहीं बन पाएगा. ओके, तो इस तरह से हम यहाँ पर ये कमियों के रूप में पढ़ते हैं कि इन्होंने भी बहुत अच्छे से व्याख्या नहीं कर पाए हमारे जो परमाणु है उसके बारे में, कि परमाणु है क्या. तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, परमाणु डाल्टन ने कहा बहुत सूक्ष्मतम कण है, और जिसको कि अविभाजित, जो कि अविभाज्य है, जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी फर्दर डिवीजन में नहीं जाएगा, हम तोड़ नहीं पाएंगे उसको, ऐसा है. लेकिन बाद में जब स्टडी हुई तो उससे क्या पता चला, नहीं भाई, एटम के अंदर तो और भी चीजें हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ऐसे ही 30 से 35 सब एटॉमिक पार्टिकल है. ओके, फिर
फिर आए हमारे कौन, आपके थॉमसन साहब। उन्होंने क्या कहा, थॉमसन ने कहा मैं तो प्रयोग करूंगा। उन्होंने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट कर दिया, फिर एनोड रे का एक्सपेरिमेंट भी हो गया, वहां से आपके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों निकल के आ गए। फिर थॉमसन ने कहा तरबूज ले लो, ठीक है, जैसा तरबूज है वैसा हमारा एटम है। लेकिन रदरफोर्ड ने कहा ये भी गलत बता रहे हैं, ये बता ही नहीं रहे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एग्जैक्टली है कहाँ। तरबूज के समान नहीं है, मैं और महंगी चीज लाऊंगा, मैं सोने की पन्नी लाऊंगा, उस पर एक्सपेरिमेंट करूंगा। उन्होंने उस पर एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला ऐसा कुछ है एटम, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको ना तो न्यूट्रॉन के बारे में व्याख्या हुई और ना किसके बारे में, जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी एनर्जी जब खत्म होगी उसके बाद वो न्यूक्लियस में गिरेगा, इसकी भी उन्होंने व्याख्या नहीं की। तो वो किस में आ गई, कमियों में आ गई, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वो पढ़ेंगे एटॉमिक मॉडल। नेक्स्ट एटॉमिक मॉडल आता है आपका नील बोहर का या नील्स बोहर का आपका एटॉमिक मॉडल, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर आपका अब क्या हो गया, अब न्यूट्रॉन भी खोजा गया। उन्होंने क्या बोला कि हमने क्या कहा कि सारा जो द्रव्यमान होता है ना, किसका, आपके एटम का, परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो नाभिक में होता है, ठीक है। अब रदरफोर्ड ने क्या कहा कि नाभिक में तो सिर्फ प्रोटॉन है, दैट मीन्स कि जो द्रव्यमान है वो किसके बराबर होगा, प्रोटॉनों के बराबर होगा ना। समझ रहे हो क्या कहा जा रहा है, द्रव्यमान जितना नाभिक का द्रव्यमान होता है वही आपका किसका द्रव्यमान होगा, प्रोटॉन का, जो पूरे परमाणु का द्रव्यमान होगा। नाभिक में क्या है, नाभिक में सिर्फ प्रोटॉन है, तो हम बोल सकते हैं कि पूरे परमाणु का द्रव्यमान यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान। लेकिन जब अलग अलग परमाणु लिए गए अलग अलग तत्वों के, तो उनका क्या देखा गया, जो परमाणु द्रव्यमान था वो ज्यादा था, किससे, इस नंबर ऑफ प्रोटॉन से, ठीक है। जबकि क्या होना चाहिए, रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग ना, बच्चे ध्यान से सुनिए क्या कहा मैंने, जो पूरे परमाणु का द्रव्यमान है, ये पूरा परमाणु है, इसका जो द्रव्यमान है मतलब वजन कितना होगा, वो कहां पर है, यहाँ नाभिक में है, ऐसा रदरफोर्ड ने बोला, ठीक है। अब नाभिक में उन्होंने क्या बताया, नाभिक में उन्होंने सिर्फ प्रोटॉन बताया, P+ से दिखा रही हूं मैं। तो यानी हम क्या कह सकते हैं, परमाणु का द्रव्यमान, ये परमाणु का द्रव्यमान है बराबर जितने भी उसके प्रोटॉनों के नंबर है, वहां पे प्रोटॉनों की संख्या, वो हो सकता है, क्योंकि नाभिक में सिर्फ प्रोटॉन ही है, उन्होंने कहा। बाद में जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, अलग अलग एटम का परमाणु द्रव्यमान देखा, तो वो परमाणु की जो आपके प्रोटॉनों की संख्या थी परमाणु में उसके बराबर नहीं आया, ठीक है। यानी हमने क्या कहा, जो परमाणु द्रव्यमान था वो प्रोटॉनों की संख्या से ज्यादा था, और अगर प्रोटॉनों की संख्या में कोई एक डिजिट कोई एक मास को प्लस कर दिया जाता है, तब वो क्या हो रहा था, इसके इक्वल हो रहा था, परमाणु द्रव्यमान के इक्वल। क्लियर है, इसका मतलब क्या है कि प्रोटॉन में यहां कहीं यानी नाभिक में कोई और कण है जिसको प्रोटॉन के साथ जोड़ा जाएगा, तो वो पूरे परमाणु का द्रव्यमान कहलाएगा। समझ रहे हैं, बहुत सिंपल सा है। मैं कह रही हूं कि ये एटम को एक पैकेट मान लो, ठीक है। इसका पूरा जो वेट है वो 6 kg है, कितना है, 6 kg है। और मैं कह रही हूँ ये पैकेट जो बाहर की इसकी कवरिंग दिख रही है ना, ये खाली है, इसमें कोई वेट नहीं, वेट सिर्फ इस पॉइंट का है, और ये कितना है, 6 kg है। और मैं कह रही हूँ जो ये इस पॉइंट की बात कर रहे हैं ना, ये कोई हैवी सी चीज है, और वो उसको हम कह रहे हैं कि प्रोटॉन, कि प्रोटॉन का ही द्रव्यमान इस पूरे इसका द्रव्यमान होगा। अब हम लेकिन जब हमने कैलकुलेशन की तो प्रोटॉन का एक्चुअल द्रव्यमान था 3 kg। तो ये तो क्या हो गया, पूरे परमाणु का द्रव्यमान यानी पूरे उस पैकेट का द्रव्यमान तो 6 किलोग्राम है। हमने स्टडीज से क्या पाया कि नाभिक में प्रोटॉन है, यानी उस पैकेट के अंदर कुछ ऐसी हैवी चीज है, लेकिन उसका द्रव्यमान 3 किलोग्राम ही है। तो इसका मतलब 3 किलोग्राम कोई और चीज वहां पर है, समझ रहे हैं। तो वो 3 kg क्या है, वो अभी तक स्टडी में निकल के नहीं आया था, तो वो बाद में निकल के आया कि जो वो 3 किलोग्राम है वो एक अनावेशित कण है, यानी कि उदासीन कण है, जिसपे किसी भी प्रकार का आवेश नहीं है। इसीलिए जब कैथोड रे एक्सपेरिमेंट हुआ तब भी वो कहीं पर छुप के बैठा हुआ था, क्योंकि वो चार्ज तो उस पर है ही नहीं, आवेश है ही नहीं, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो वो जो एक्सपेरिमेंट हुआ उसमें निकल के नहीं आया। जब एनोड रे एक्सपेरिमेंट हुआ पॉजिटिव चार्ज के लिए यानी प्रोटॉन के लिए, वो तब भी निकल के नहीं आया, वो तब भी चुपचाप बैठा हुआ था कहीं पर,
क्योंकि उस पर आवेश ही नहीं है। लेकिन जब बाद में द्रव्यमान देखा गया, अरे फिर पाया क्या गया कि कोई तो भारी कण है यहाँ पर जो कि छुपकर बैठा हुआ है सारे एक्सपेरिमेंट में, कि मैं तो जाऊंगा नहीं निकल के एक्सपेरिमेंट में। तो वो यहाँ प्रूव हुआ कि कोई कण है, और कैसा है, भारी कण है। और वही क्या था, वही आपका न्यूट्रॉन था। और न्यूट्रॉन से क्या समझ में आता है, न्यूट्रल, यानी कि उदासीन कण है, किसी भी प्रकार का आवेश उस पर नहीं है। क्लियर है? जीजीआईसी किच्छा, जीजीआईसी फागलपूर्णा, समझ आ गया सभी को? हाथ उठाइए समझ आ गया तो। कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो पूछ लेंगे, ठीक है? कुछ नहीं हुआ, सिर्फ इतना हुआ कि परमाणु का द्रव्यमान रदरफोर्ड ने बोला नाभिक के बराबर है, जितना नाभिक में जो भी चीजें हैं, उन्होंने बोला नाभिक में सिर्फ प्रोटॉन है, ठीक है? लेकिन जब हमने एटॉमिक मासेस देखे अलग अलग एटम्स के, तो वो जितना प्रोटॉनों की संख्या थी उसके बराबर नहीं था, बल्कि उससे ज्यादा था। दैट मीन्स कि प्रोटॉन के अलावा भी वहां पर कोई एक पार्टिकल है जो परमाणु द्रव्यमान में अपना योगदान दे रहा है। वो क्या था, वो न्यूट्रॉन था। तो जब भी हम किसकी बात करेंगे, पूरे परमाणु की द्रव्यमान की बात करते हैं, तो हमेशा परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक मास इज इक्वल टू होता है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या धन न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक है? ये दोनों मिलकर के परमाणु का वजन यानी कि उसका द्रव्यमान बनाते हैं, ठीक है? और इलेक्ट्रॉन को तो हमने पहले ही निग्लेजिबल बोल दिया कि वो परमाणु द्रव्यमान में किसी भी प्रकार से योगदान नहीं देता है। ओके, चलिए, तो यहाँ पर क्या क्या समझ में आता है, नील बोर का एटॉमिक मॉडल अभी पढ़ेंगे, उससे पहले कितनी चीजें क्लियर हो गई। इलेक्ट्रॉन जिस पर की चार्ज कैसा है, निगेटिव है, और उसकी वैल्यू कितनी है, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये क्या होता है इस पर चार्ज, यानी कि आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है? उसके मास की बात करेंगे, द्रव्यमान 9.11 इंटू 10⁻31 kg। तो माइनस के 31, यानी इस 9 के आगे आप 30-31 जीरो और लगा दिए, उसके पहले दशमलव लगाइए, तो कितनी छोटी संख्या हो जाएगी। जो एटम आप हाथ पे रख रहे थे ना, आपको पता नहीं चल रहा था, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो आपको वो भी पता नहीं चलेगा। जब आप कहते हैं कि हम चॉक को क्रश करते हैं और उसके छोटे छोटे पार्टिकल जो दिखाई दे रहे हैं, उनके भी अगर आप करोड़ों और लाखों अरबों टुकड़े कर दें, उसके बाद कहीं जाकर आपको परमाणु मिलेगा, तो आप सोचिए कितना छोटा है आपका एटम, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो वो कितना छोटा होगा। तो उसका वेट इसीलिए -31 kg कहा जा रहा है। ओके, उसके बाद किसकी बात करते हैं, सिंबल की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के लिए ई निगेटिव का आपका सिंबल कहीं कहीं पर दिखाई देता है, आउटसाइड द न्यूक्लियस। लोकेशन यानी कि स्थिति कहाँ है इसकी, सिंबल आपका क्या हो गया, प्रतीक, ठीक है? मास हो गया आपका द्रव्यमान। तो स्थिति कहाँ है, आउटसाइड द न्यूक्लियस। हमने यही बोला, नाभिक के बाहर कहीं आपका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ओके, प्रोटॉन, प्रोटॉन पे आपका पॉजिटिव चार्ज आता है, लेकिन आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में समान आवेश होता है, लेकिन विपरीत होते हैं। इलेक्ट्रॉन में निगेटिव में होगा और प्रोटॉन में पॉजिटिव में होगा। दिख रहा है सभी को, 1.602, यहाँ भी 1.602 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, कूलम समान है। चेंज किस चीज में आ रहा है, यहाँ माइनस में है और यहाँ प्लस में। समझ गए? प्रोटॉन धनावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है। द्रव्यमान की बात करेंगे, 1.673 इंटू 10⁻⁻27। अब आप कहेंगे आपने बताया मैम कि प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो कंसीडर किया जाता है, इलेक्ट्रॉन का नहीं किया जाता है। पर यहाँ पर तो हमें इलेक्ट्रॉन का ज्यादा दिख रहा है और प्रोटॉन का कम दिख रहा है। तो यहाँ देखिए, ये -27 लिखा गया है। इसका मतलब क्या है, जो ऋणात्मक में कम वैल्यू होती है वो एक्चुअल में ज्यादा होता है, ठीक है? यहाँ -27 है, यहाँ -31 है। अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो बड़ा कौन होगा, ये होगा -27। समझ गए क्या कह रही हूं मैं? माइनस में जो वैल्यू आपको कम दी जाती है ना, एक्चुअल में उसका मान ज्यादा होता है। ओके, यहाँ पर -31 है, यहाँ पर -27 है, तो ज्यादा कौन है, -27। ओके, अगर यहीं पर -30 और -20 लिखा होता तो भी -20 ज्यादा होता। चलिए,
फिर यहाँ पर सिंबल की बात करेंगे, P1 या P पॉजिटिव करके इसके लिए सिंबल आता है, और आपका इसकी स्थिति लोकेशन कहाँ है, इन द न्यूक्लियस, यानी नाभिक के अंदर आपका प्रोटॉन पाया जाता है। और किसकी बात कर रहे हैं, और न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं, जो कि नाम से ही पता चल रहा है न्यूट्रल, यानी कि उदासीन है, किसी भी प्रकार का आवेश उसमें नहीं है। और क्या लिखा गया है, नो चार्ज, या आप इसे क्या कहते हैं, न्यूट्रल कहते हैं, और उदासीन भी इसको कहा जाता है, या अनावेशित। क्लियर है। उसके बाद इसके वेट की बात करते हैं, तो इन दोनों का जो क्या होता है, मास होता है, द्रव्यमान, वो लगभग बराबर होता है। ठीक है, और यहां हमने क्या बोला, आवेश बराबर होंगे। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में आवेश की मात्रा बराबर होती है, लेकिन उनके लिए चिन्ह अलग अलग आते हैं। वहीं पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग समान होता है। समझ गए क्या कहा मैंने, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे आवेश बराबर होगा, लेकिन उनके क्या हो जाएंगे, चिन्ह अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, विपरीत होंगे, एक पॉजिटिव का, एक आपका निगेटिव का। ओके, वहीं पर द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर होंगे। और इसकी स्थिति भी क्या है, आपका साइन 0n1 लिखा जाता है। इसके लिए लोकेशन इसकी क्या है, इन द न्यूक्लियस। ये दोनों कहाँ है, ये दोनों नाभिक में है यहाँ। तो अब नाभिक में क्या क्या आ गया, प्रोटॉन भी आ गया, न्यूट्रॉन भी आ गया, और यहाँ क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, ये हो गई अब एटम की स्थिति। क्लियर, समझ आ रहा है सभी को। तो बच्चों, आज के सेशन में हमने रदरफोर्ड के मॉडल को एक बार दोबारा अच्छे से समझा और उसकी सीमाएं पढ़ी। ठीक है, कि कमियां क्या क्या है रदरफोर्ड के मॉडल में वो देखा, और फिर हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज की बात की। ओके, तो होपफुली इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये टेबल में जितना भी कंटेंट दिया गया है, ये सब आपको नोट करना है और लर्न करना है अच्छे से। ठीक है, आपको याद होने चाहिए कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे आवेश कितना होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पे द्रव्यमान कितना होता है, वहीं पर इलेक्ट्रॉन पे आपका द्रव्यमान कितना होता है, क्योंकि इन्हीं के बेसिस में आगे आपके न्यूमेरिकल्स बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस बनते हैं, वहां पर आपको कैलकुलेट करना होता है, गणना करनी होती है अलग अलग चीजों की। ठीक है, तो इतना आपको अच्छे से रिवाइज करना है। कोई क्वेश्चन होगा, डाउट होगा, तो आने वाले सेशन में आप पूछ लेंगे, और फिर हम अपने आने वाले सेशन में नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल और अच्छे से पढ़ेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।